जैसा कि आपको पता है, जब मैं करीब 2 बरस पहले दिसंबर 2022 में इस जिले की मैंने पदयात्रा करी थी, उसके बाद पहली बार मैं यहाँ वापस लौटा हूँ। जब हम लोग पदयात्रा यहाँ कर रहे थे तब लोगों से भी इतना परिचय नहीं था और संगठन का स्वरूप भी नहीं था। अब जो पौधा 2 बरस पहले लगाया गया था वो धीरे धीरे बढ़कर थोड़ा बड़ा स्वरूप उसका हो गया है, संगठन बन गया है, पार्टी की अपनी गतिविधियां हैं। तो उसी के तहत मैं यहाँ एक कार्यक्रम में आया हूँ और आने वाले 1.5-2 महीने में मैं पूर्वी चंपारण में 4-5 बार आऊंगा। प्रयास ये है कि हर अनुमंडल में कम से कम एक बार जरूर आए, ताकि पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे साथी जो अब पार्टी में आधिकारिक तौर पर पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मुलाकात हो सके, साथ में यहाँ पर लोगों से भी मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो सके। तो मुझे इतना ही कहना है। आप सब आए हैं, आपका जो सवाल है, अगर आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा में हो रहा है कि मैंने तुम्हारे बाप को जिताया है, बोल रहे हैं कि हमारे चलते 3 बार मुख्यमंत्री बने। सीएम ने कहा कि मेरे चलते तुम्हारे बाप मुख्यमंत्री बने और वो कह रहे हैं कि हम लोग के चलते वो मुख्यमंत्री 2 बार बने। चलिए, वो तो उनके बीच का मामला है, उस पर हमसे आप क्या टिप्पणी चाहते हैं? लालू जी और नीतीश जी, जहां तक पब्लिकली हम लोग जानते हैं, दोनों ने साथ में राजनीति करी है। लंबे समय तक ये लोग साथ में भी रहे हैं, लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी भी रहे। तो जब आप इतनी लंबी राजनीति साथ में करते हैं तो एक दूसरे का बहुत जगह सहयोग भी किया होगा और कई जगह एक दूसरे का विरोध भी किया होगा। तो कोई बहुत महत्व का विषय नहीं है। जब आदमी साथ में नहीं रहता है तो कहता है कि हमने ही तुम्हें बनाया था, जब साथ में रहता है तो दोनों में कोई मतभेद होगा नहीं। एनडीए की तरफ डिक्लेयर हो गया है, एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है। क्या वाकई में बिहार की जनता दोनों चेहरों को करेगी या एनडीए की ओर से कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ? ये आप लोग भ्रम मत पालिए और भ्रम फैलाइए मत। ये तो हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करे कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। तो जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके, मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है। बिहार में जब पहली दफे पदयात्रा आपने शुरू की थी, तब से आपको कहा गया कि आप बीजेपी के बी टीम हैं। इस बीच में जब आपका पदयात्रा समापन हुआ तो कई वीडियो आए, जिसमें वीडियो नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कहते हैं वीडियो में कि पूछिए उनसे कि कौन लाया था जेडीयू में, अमित शाह के कहने पर लाए थे। अब चुनाव की बारी, आप कह रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या अब भी ये जेडीयू भी समझ रही है कि आप बीजेपी के साथ है, बीजेपी के बी टीम है? आप तो पदयात्रा के समय से हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपसे हमारा पुराना परिचय भी है। नीतीश कुमार ने ऐसा नया वीडियो नहीं आया। जब सुन लीजिए, एबीपी के एक प्रोग्राम में आज से 2-2.5 साल 4 साल पहले जब मैंने सीए एनआरसी पर उनका विरोध किया
और दल छोड़ा या दल से उन्होंने निकाला, तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर आदमी करता है कि चूंकि सीए एनआरसी पर ये आदमी मेरा विरोध कर रहा है, तो मुसलमानों के बीच में इसकी कोई विश्वसनीयता ना बन जाए, इसलिए ये कहा कि इनको हमने अमित शाह के कहने पर अपनी पार्टी में लिया। अब आप बताइए, आप लोग तो सब बहुत जागरूक पत्रकार हैं, अगर अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने अपने दल में मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो नीतीश जी तो आज भी अमित शाह के साथ ही है। नीतीश जी का इतना दम है कि अमित शाह के आदमी को हटा देंगे। नीतीश जी के पास इतना दम है कि जिसको अमित शाह ने मोदी ने भेजा उसको हटा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। शराबबंदी पर स्टैंड बोलते बोलते कितना दिन से बोल रहे हैं आपको। बिल्कुल 1 घंटे में अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी हटा दिया जाएगा। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसमें शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है, और ये पैसा भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास और शराब माफिया के पास जा रहा है। उस शराबबंदी को हटाया जाएगा जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित समाज के लोग आज भी जेलों में हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं नीतीश कुमार के सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में उनके साथ बैठे हैं, वो खुलेआम शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में है, और जिसका फायदा सिर्फ यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को और शराब माफिया को है, और सारा नुकसान बिहार की जनता का है। जस्टिफाई अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरे भाई आप बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं एक बात बताइए कि अगर शराबबंदी से ही किसी का विकास होता तो पूरे दुनिया में बिहार से ज्यादा होशियार लोग कहीं नहीं है। जो भाजपाई यहाँ पर, 1 मिनट, जो भाजपाई कह रहा है शराबबंदी के पक्ष में है, मान लीजिए, तो उससे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारा तो देश में शासन है, तो इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो? यूपी में भी लागू कर दो, मोदी जी पूरा देश में लागू कर दे शराबबंदी, तब ना। 1 मिनट रुकिए, देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार, और बिहार के लोगों को शराबबंदी से फायदा हो रहा है, ऐसा आप या अगर कोई कह रहा है, दुनिया में तो कहीं कोई प्रमाण है नहीं, जबरदस्ती का बदतमीजी का तो कोई उत्तर है नहीं। दुनिया में कहीं कोई, आज से नहीं, करीब करीब पिछले 200 साल में अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में शराबबंदी का प्रयोग किया गया, लेकिन लोगों का ये अनुभव है, एविडेंस है कि इससे पहली बात कि शराबबंदी को लागू करना करीब करीब असंभव है। दूसरी बात कि अगर आप इस तरह का कानून लगाएंगे तो इससे नुकसान है ज्यादा है, फायदा कम है। इसलिए शराब को रेगुलेट करने की जरूरत है कि घर घर खुलवाइए मत। खुलवाया भी किसने था? नीतीश कुमार ने खुलवाया था। बिहार में हर गांव में, पंचायत में शराब का ठेका किसने खुलवाया था? नीतीश कुमार। और अभी मान लीजिए कि हम तो इतना ही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़िए, जो भाजपाई हैं उनसे पूछिए, भाई शराबबंदी इतना बढ़िया चीज है, अभी तुम कुंभ का इतना ढोंढोरा पीटे हो, यूपी में लागू करा दो शराबबंदी, हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। इतना बढ़िया मिठाई बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो भाई? यूपी के लोगों को भी खिलाओ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भी खिलाओ। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि बिहार के लोगों को ही शराबबंदी से फायदा होगा, यूपी को नहीं होगा। अगर फायदा दुनिया में तो यही लगता है कि भाई मिड डे मील तमिलनाडु से शुरू हुआ, उसका फायदा हुआ तो हर राज्य में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। आंगनबाड़ी सेंटर तमिलनाडु से कामराज जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, पूरे देश में आंगनबाड़ी सेंटर बनाया गया। अगर बिहार के शराबबंदी से गरीबों का, महिलाओं का फायदा है, तब तो भाजपाई और दोषी है कि भाई इतना बड़ा मुरब्बा, इसको तुम देश भर में काहे नहीं बांट रहे हो, बिहार के लिए काहे रख रहे हो? शराबबंदी का क्या नीतीश कुमार का ये एजेंडा था, तो बाकी पार्टियों ने समर्थन कर किया होगा उस वक्त, तो उसका एक वर्ग जो शराबियों का वर्ग है उनके अगेंस्ट हो गया। और एक की जब किसी चीज पर
तस्करी जो बंदी होती है तो तस्करी जैसे स्मैक चाहे आर्म्स वगैरह जो है तो उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते। और स्मैक भी चल रहा है यहाँ पे, खूब चल रहा है। स्मैक को फ्री कर दिया जाएगा तो मेरे भाई आपका सवाल है कि ओपिनियन है? क्या सवाल है? सवाल पूछिए। बिल्कुल हम कह रहे हैं शराबबंदी हटा देंगे, आपको अच्छा लगे तो मानिए, ना अच्छा लगे हम आपका जवाब दे रहे हैं। हम स्पष्ट जवाब दे रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा दिया जाएगा। और क्या काम करेंगे? सरकार बनी है तो सरकार राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, ये क्या कह पाएंगे? भाई एक मिनट, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। जरूरी नहीं है कि हम जो कहें उससे आप संतुष्ट हो जाएं। संतुष्ट जनता को होना है। मेरे मत में जन स्वराज के ओपिनियन में कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। हम क्लियर है, जन स्वराज की सरकार बनेगी, शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। बिहार में और क्या करेंगे उसको लेकर जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं कि बिहार को पहला लक्ष्य ये है कि अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए। और उस दिशा में जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं, पहली बात कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि 10-15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया। ये भी मैंने बताया कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हम लोग न सुधार पाए, क्योंकि एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग सकता है, तब तक यहाँ के लोगों को, खासकर गरीब जनता को ये सुविधा जन स्वराज की सरकार में होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका रिएम्बर्समेंट, फीस का रिएम्बर्समेंट सरकार से लीजिए। दूसरी बात जो हम लोगों ने बताई, जो जन स्वराज का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पलायन रोकने का, कि 1 साल के अंदर मजबूरी में किया जाने वाला पलायन हर हाल में रोक दिया जाएगा, ताकि 5, 7, 10 हजार रुपए के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और इसका भी पूरा ब्लूप्रिंट मैंने बताया है कि पलायन रोकने के लिए सबसे पहले पूंजी का पलायन रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब पूंजी और पलायन, बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात जो बताई गई कि जन स्वराज ये चाहता है, उस हम लोग का ये मानना है कि मनरेगा को कृषि से सीधे तौर पर जोड़ा जाए, ताकि लोग जो खेती करते हैं वो फूड ग्रेन की खेती छोड़कर, खाने वाली खेती छोड़कर कमाने वाली खेती की दिशा में जाएं। और जो लोग भी ये करेंगे उनको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री दिए जाए। ये तीसरा एजेंडा है। चौथा एजेंडा जो है कि यहाँ पर घर घर में महिलाओं को, युवाओं को स्वरोजगार हो, इसके लिए सरकारी गारंटी पर उनको ऋण मिले और उस पर सिर्फ 4% ही सालाना ब्याज लगे, उसको 12%, 15%, 20%, 40% ब्याज न देना पड़े। ये जन स्वराज की स्कीम है, यहाँ पर घर घर आमदनी बढ़ाने के लिए, रोजगार लाने के लिए। तो ये बातें हम लोग रोज कह रहे हैं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और सबसे अंतिम में वृद्धों के लिए कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, महिला और पुरुष दोनों, उनको जो अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, दिव्यांगों को, विधवाओं को और बुजुर्गों को जो 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, जन स्वराज कह रहा है कि दिसंबर 2025 से उनको 2000 रुपए का पेंशन मिलेगा। बिहार ब्यूरोक्रेसी को आप कैसे देखते हैं? बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे फाइल मांगता था, पुल गिरने का फाइल ही मुझे नहीं। भाई तो ये तो डिप्टी सीएम ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे। बिहार की ब्यूरोक्रेसी दूसरे राज्यों के ब्यूरोक्रेसी से कोई बहुत अलग नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक, मंत्री के तौर पर हैं, तो ये उन पर है कि वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था लालू जी के राज में, सरकारी व्यवस्था तो यही थी, लेकिन अपराधी इतने हावी थे कि वो सब पर भारी थे। उसी तरह नीतीश कुमार जी के राज में
अधिकारी इतने हावी हैं कि वो सब पर भारी हैं, वो विधायक पर भी भारी हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री पर भी भारी हैं। हमेशा आप चुनाव लड़ाते रहे हैं, इससे पहले उपचुनाव में भी आपने कैंडिडेट दिया। क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप भी चुनाव लड़ेंगे या अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पे नहीं लड़ना है तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर बहुत कहां से लड़ेंगे तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो अगर बहुमत नहीं आती है तो क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? मेरे भाई, जनसुराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो किसी भी लेगेसी पार्टी के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हमारी अपनी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग को 10 साल मेहनत करना मंजूर है, हारना मंजूर है, लेकिन किसी भी हालत में हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस प्रयास को शुरू किया है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न आज होगा, न इस चुनाव के समय होगा, न चुनाव के बाद होगा। कम से कम जब तक जनसुराज में हमारी कुछ ताकत है तब तक इसके बताए हुए सिद्धांतों पर, इसकी नीतियों पर, कार्यक्रमों में कोई चेंज होने का, कोई कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जब हम यहाँ पर पूर्वी चंपारण में आए थे तो इन इलाकों से हम गए हैं 10 आदमी 20 आदमी के साथ पैदल चले। हमारे साथ तो आज बहुत सारे लोग हैं। उस समय तो 10 आदमी भी नहीं था। उस समय भी मैंने कहा है कि चाहे 10 बरस लग जाए, मैं जो बात कह रहा हूं इससे पीछे नहीं हटूंगा और आज उसी बात को दोहरा देता हूं। मैं यहाँ मंत्री विधायक बनने नहीं आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के बच्चा होने के नाते, बिहार का लड़का होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि जो भी भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, इस राज्य की स्थिति को, यहाँ के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं उस काम को अपनी शक्ति से, ईमानदारी से कर रहा हूँ। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर कर रहा हूँ। अभी तक 2.5 बरस हो गया, इनको यही नहीं पता चल रहा है कि पैसा आता कहाँ से। पूछते पूछते लोग थक गए, सुनते सुनते लोग थक गए। भाई पैसा कहाँ से आता है? आपको लोग क्या कहते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? जब पढ़ाई लिखाई करोगे, पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं आप। सुनो तो भाई, आप काहे घबराए जा रहे हो? पैसा लक्ष्मी कहाँ से आती है? लक्ष्मी आती है सरस्वती से। अगर आपके पास बुद्धि होगा, सरस्वती की कृपा होगी तो लक्ष्मी आएंगी। तो जो हम काम करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास पैसा कहाँ से आता है? वो रोगी देखता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। तो हमने जो 10 साल काम किया है, बुद्धि का खाते हैं, बुद्धि से सलाह देते हैं, जो सलाह देते हैं उसके बदले में फीस लेते हैं। उसी फीस का इस्तेमाल बिहार के बेहतरी के लिए, इस प्रयास के लिए कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुफ्त राशन और अरे इतने लोग बैठे, इन लोग से भी सवाल पूछिए। मुफ्त बिजली राशन को देने को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल हम उस टिप्पणी के समर्थन में नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का अपना विचार है, हो सकता है। मेरी नजर में ये देश वेलफेयरिस्ट स्टेट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और सरकारी संसाधनों पर देश की जनता का, और जनता में जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनका सबसे पहला अधिकार होना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्त का अनाज या सरकार में जो पैसे गरीबों के लिए योजनाएं बनती हैं, वो कोई एहसान नहीं है। एक और बात आपको बता दें, कई लोगों को लगता है
कि हम बहुत कम लोग टैक्स देता है और टैक्स पेयर का पैसा सरकार खर्च कर रही है गरीबों पर। ऐसी बात नहीं है। देश में रहने वाला कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो टैक्स नहीं दे रहा। अगर आप नमक भी खरीदते हैं उस पर भी 18%, 5-10% टैक्स दे रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है वो अपने इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन टैक्स दे रहा है अमीर व्यक्ति के बजाय। तो ये भ्रम मत पालिए कि जो इनकम टैक्स देता है वही टैक्स दे रहा है। सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है जीएसटी, और जीएसटी यहाँ पर जो भिखारी बैठा है रोड के किनारे वो भी पे कर रहा है, आप भी पे कर रहे हैं, हम भी पे कर रहे हैं। तो ये बहुत एलिटिस्ट व्यू है कि बस 1-2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं और पूरा देश का जनता बैठ के खा रहा है। ऐसी बात नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपया हर महीने जीएसटी कलेक्ट होता है। वो कलेक्ट होता है जो आप और हम पैसा रोज गमछा खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, जिस पर टैक्स लगता है। तो हर देश का हर नागरिक टैक्स दे रहा है और टैक्स से जमा हुए पैसे पर हर नागरिक का अधिकार है, और खासकर जो गरीब और पीछे रह गए लोग हैं उनका अधिकार ज्यादा है। डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो मुद्दा यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ये नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने के फितूर की वजह से मुद्दा है, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में ये प्रावधान है कि वहां के लोकल विद्यार्थियों को, युवाओं को नौकरियों में वरीयता मिलती है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी के दिमाग में पिछले 5-7-10 सालों में अलग अलग समय में प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार रहा है, तो इनके दिमाग में ऐसा रहा है कि दूसरे राज्यों के बच्चे अगर आकर बिहार में नौकरी पाएंगे तो उन राज्यों में इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। यही कारण है कि बिहार का बच्चा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है, और गलत डोमिसाइल नीति की वजह से बाहर के लोग आकर बिहार में टीचर बन रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग अभी की डोमिसाइल नीति के विरोध में है। बिहार के बच्चों, जनसुराज की अगर सरकार बनेगी तो 2/3 सरकारी नौकरी बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत बिहार के बच्चों की है। हम लोग अपने घर की जब चिंता नहीं करेंगे तो हम कर्नाटक के बच्चे को लाकर यहाँ कैसे दे पाएंगे। हम लोग के बच्चे पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और गुजरात के बच्चे आकर मोतिहारी में टीचर बन रहे हैं या नौकरी पा रहे हैं। ये तो सरासर गलत। बेतिया राज की जमीन को लेकर अभी हम लोग के पार्टी में चर्चा चल रही है। कई साथी बैठे हैं और हम लोग ऐसा मानते हैं कि अधिग्रहण जो है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, और इस पर किस तरह से लोगों के साथ खड़ा होना है, दोनों चंपारण के लोगों को इकट्ठा करके जो लोग प्रभावित हैं, क्योंकि करीब 1 लाख एकड़ जमीन जिसका सेटलमेंट ऑलमोस्ट 1950 में ही कर दिया गया, जिसका रसीद कट गया, रजिस्टर 2 में नाम चला गया, अब उसको वापस से सरकार अधिकृत नहीं कर सकती है। लीगली भी हम लोग इसको एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो सरकार अध्यादेश लेकर आई है, जो कानून सरकार ने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। न ये समाज के स्तर पर टिकेगा, न कोर्ट में टिकेगा, और जनसुराज अपनी पूरी ताकत से उन लोगों के साथ खड़ा होगा जो इससे प्रभावित है। करीब चंपारण में 50% से ज्यादा लोग, इंक्लूडिंग मोतिहारी में जो लोग बसे हुए हैं, ये सब 70-80%। अब हमारे पास एकदम आंकड़ा नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, और जनसुराज आपके साथ खड़ा है। हम लोग इस पर एक बड़ा कार्यक्रम भी अभी शुरू करने वाले हैं, अप्रैल में चर्चा चल रही है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सिर्फ बेतिया राज की जमीन का मामला नहीं है। सरकारी गर्मजरुआ और गर्मजरुआ खास, इसको लेकर सरकार की जो गलत नीति है उसकी वजह से बहुत सारे परिवार अक्रॉस बिहार, उनके पास जमीन तो है लेकिन उस जमीन का रियल मालिकाना हक उनके पास नहीं है। वो जमीन बेच नहीं सकते हैं, उस पर लोन नहीं ले सकते हैं। अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनसुराज कह रहा है कि बिहार में बड़े स्तर पर भूमि सुधार की जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं जमीन का सर्वे हो रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा लगाया जा रहा है, घर में हर घर से 2000, 5000, 10,000, 20,000 की वसूली हो रही है। और ये जो वंशावली बनाने का सरकार ने नियम बनाया, पहले सरपंचों को दिया, फिर अधिकारियों को दिया, अभी सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। और कई लोग पैसा लेकर अपने बहन का, अपने फुआ का जो वंशावली गलत बनाकर दे रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1-2 साल के बाद ये सारी जमीन डिस्प्यूटेड हो जाएगी, कोई केस कर देगा। इसलिए यहाँ भूमि सर्वेक्षण रुकना चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए,
और इस तरह की अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर जो पहले से सेटल जमीन है उस पर सरकार कब्जा करना चाहती है, लोगों का जमीन छीनना चाहती है, तो सरासर गलत है। जमीन में सबसे बड़ी लिटिगेंट यहाँ बिहार सरकार ही है। कई लोग, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं है, यहाँ पत्रकार लोग बैठे इतना सवाल पूछ रहे हैं, किसी मिनिस्टर से आपने नहीं पूछा कि 10 बरस विनोबा भावे यहाँ पैदल चले, भूदान आंदोलन हुआ, लाखों एकड़ जमीन लोगों ने दान में दिया, वो जमीन आज किसके पास है? वो जमीन किसके पास है? किसी के पास नहीं पता है कि लाखों एकड़ जमीन जो लोगों ने भूदान में दिया उसका मालिकाना हक आज किसके पास है? किसी को पट्टा दे दिया, जिसको पट्टा दिया उसको कब्जा नहीं दिया, जिसको कब्जा है उसके पास पट्टा नहीं है, जिसके पास दोनों नहीं है उस जमीन का मालिकाना हक उसके पास नहीं है, तो उस जमीन की प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। इसीलिए जन स्वराज के एजेंडे में भूमि सुधार, कॉम्प्रिहेंसिव भूमि सुधार लागू करना बिल्कुल टॉप एजेंडे में है। कौन एंट्री कर रहा है? देखिए, जो मेरा अपना एक व्यक्तिगत रूल है कि जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। लालू जी के 9 बच्चे हैं, लेकिन उनके उन बच्चों पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ जो राजनीति में नहीं है। नीतीश जी राजनीति में है, टीका टिप्पणी उन पर हो सकती है, उनके कामकाज पर हो सकती है, सरकार पर हो सकती है, सरकार की नीतियों पर हो सकती है। उनके परिवारजनों पर जो राजनीति में नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप पत्रकार हैं, आपका विशेषाधिकार है, आपको जो कहना है कहिए, मुझे कुछ उस पर टिप्पणी नहीं। चुनाव से पहले क्या सीएम पे आप ही होंगे या कोई और? कौन होगा सीएम पे? भैया, जब जन स्वराज चुनाव लड़ेगी तो जैसे पार्टी बना है, पार्टी ने मिलकर अध्यक्ष और पदाधिकारियों को चुना है, वैसे सारे जन स्वराज के लोग जो विधायक जीत कर आएंगे वो मिलकर अपना नेता भी चुन लेंगे। बिहार में रैलियों का दौर शुरू है। प्रशांत, अगले महीने आप भी एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में कर रहे हैं। क्या बिहार में जन स्वराज की ताकत का एहसास आप कराएंगे? नहीं, ताकत का एहसास तो जमीन पर आपको पहले से हो रहा होगा। अगर ताकत का एहसास नहीं हो रहा होता, अगर हम लोग की कोई ताकत नहीं होती, कोई वजूद नहीं होता, तो इतने सारे पत्रकार बंधु आप लोग गर्मी में क्यों आ रहे होते? कुछ तो थोड़ा बहुत ताकत होगा तभी आप आए। रैलियों से ताकत नहीं दिखाई जाती। जन स्वराज की ताकत इसकी सोच है, इसकी ईमानदारी और शुद्धता है। पदयात्रा के दौरान जुड़े हुए लाखों साथी हैं। ये किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, ये वो दल नहीं है जिसको 5, 7, 10 लोगों ने पटना में, दिल्ली में बैठकर बनाया है। हजारों लाखों लोग इसको मिलकर बनाए हैं, दिल से जुड़े हैं। कुछ उसमें सक्रिय हैं, कुछ नहीं सक्रिय हैं, लेकिन संगठन जो है वो गीली मिट्टी से दीवार के बनाने जैसा है। आप एक परत बनाते हैं, फिर वो सूखता है, फिर उस पर और मिट्टी डाली जाती है, धीरे धीरे ये संगठन खड़ा होगा और यही इसकी ताकत है। जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव चाहता है और जिसका भरोसा इस बात पर है कि जन स्वराज ये बदलाव कर सकता है, ताकत जन स्वराज की वो है। जन स्वराज की ताकत गांधी मैदान की रैली नहीं है। तेजस्वी यादव हमारा मुख्यमंत्री खटारा हो गया, क्या आप भी मानते कि मुख्यमंत्री की खटारा? देखिए, अभी 1 साल पहले तेजस्वी जी जब किसी, उनके शब्दों में यही खटारा मुख्यमंत्री ने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया तो विकास पुरुष दिख रहे थे। आज उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो खटारा दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात वो नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है कि नीतीश जी की सेहत चर्चा का आम विषय रही है पिछले 1.5 सालों में, और सबसे पहले इस पर टिप्पणी उनके मित्र और सहयोगी सुशील कुमार मोदी जी ने करी। तो नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने कहा कि नीतीश जी के व्यवहार को देखकर लग रहा है कि उनको कोई मानसिक गंभीर बीमारी होगी। हम लोगों ने नहीं कहा। तब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ थे। जब नीतीश जी भाजपाइयों के साथ चले गए तो तेजस्वी जी को खटारा दिख रहे हैं और भाजपाई उनको विद्वान और एकदम सक्षम बता रहे हैं। हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। शारीरिक तौर से नीतीश जी थक गए हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, और हमने बार बार कहा है कि मेडिकल जांच करा के रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो उनकी हालात अभी ये है कि नीतीश जी अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं जान रहे हैं। आप लोग इतना सवाल कर रहे हैं, एक बार नीतीश जी से खाली पूछिए कि आपके मंत्री परिषद में कौन लोग आपके साथी हैं। जिस व्यक्ति को अपने मंत्रियों का नाम नहीं मालूम है
वो आदमी बिहार कैसे चला रहा है और बिहार कैसे चल रहा है इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। आपने नीतीश कुमार की कोई सभा पिछले देखी हो, कोई पत्रकार वार्ता आपने सुनी हो पिछले कई महीनों से? अभी वाल्मीकि नगर आ रहे हैं, दो दिन के बाद आप जरा कोई जाकर पूछ लीजिए, ना नीतीश जी कोई भाषण देंगे, ना कोई पत्रकार वार्ता करेंगे। वो सरकारी अफसरों के साये में आएंगे, बैठेंगे और एक नियंत्रित एनवायरनमेंट में दो बातें कही जाएंगी और ये दिखाता है कि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। सर, जो सर्वे आया है बिहार का आज तक का सी वोटर का, उसमें तेजस्वी यादव को 40% जनता पसंद कर रही है, इसको 30% के आसपास, आपको 15% लोग ये कर सी वोटर, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? सी वोटर का सर्वे क्या आया है? है कि बिहार में जो जनता से रिस्पॉन्स मिला है, 18% बाप रे, ये इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, हम लोग को कोई 15% का रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। देश में चुनाव होता है तो ईवीएम पे सवाल उठता है, ईवीएम पे आपका क्या रुख? ईवीएम पे मेरा रुख बहुत पहले से बिल्कुल क्लियर है कि ईवीएम या उस तरह की जो भी व्यवस्था है उस पर कोई लूज टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। या तो मैं कहूं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं तो मुझे कहना चाहिए कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं मतलब जो भी राजनीतिक दल और नेता है, अगर उनको लगता है सही में उनके पास प्रमाण है या उनके पास साक्ष्य इस बात का है कि ईवीएम में हेराफेरी हो रही है, तो उन्हें उस बात का सिर्फ प्रेस वार्ता में विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में है अगर वो घोषणा कर दें कि भाई जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तो उसको सीरियसली कोई लेगा, कल ईवीएम हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जब चुनाव जीते तो ईवीएम अच्छा है और जब चुनाव हार जाए तो कह रहे हैं कि ईवीएम में अब ठीक नहीं है, तब जनता भी इसको सीरियसली नहीं लेगी। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ईवीएम को बड़े पैमाने पर हैक किया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ईवीएम बदला जा सकता है, पहले जैसे बक्सा बदलता था वैसे आप ईवीएम बदल सकते हैं। वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, वो सही बात है, हेराफेरी हो रही है। चुनाव आयोग भाजपा या केंद्र की सरकार की मदद करता है, तो हम लोग आज से नहीं 4 वर्ष 5 वर्ष पहले से कह रहे हैं। शेड्यूलिंग में मदद करता है, वोटर लिस्ट में मदद करता है, उनके प्रचार प्रसार में मदद करता है। एक शब्द आप बोल दीजिएगा आप पर आचार संहिता लागू हो जाएगा, मोदी जी अमित शाह कुछ भी बोलकर चले जाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मदद करने के लिए और कई तरीके हैं। ईवीएम हैक होना मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में संभव है। 10 लाख बूथ है और हर बूथ पर कम से कम 5 से 7 लोग हैं, उसमें पक्ष विपक्ष हर तरह के लोग हैं। ईवीएम अगर हैक होगा तो कहीं ना कहीं बात बाहर आ जाएगी। एक तो बात लोग चिंता की जरूर कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि जब भी माल फंक्शन का कोई रिपोर्ट आता है ईवीएम का तो उसमें से कमल का ही बटन क्यों दबता हुआ दिखता है। इसके अगर आप इसमें कंस्ट्रक्टिव सुझाव चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो गलती कर रहा है कि जिस दिन वोट होता है उसमें फॉर्म 17, 18, 19 को उनको जारी करना चाहिए 24 घंटे के अंदर, वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब वोटिंग हो जाती है ईवीएम सील होते समय एक फॉर्म बनता है, फॉर्म I-20 जो है वो काउंटिंग के बाद बनता है, 19 वोटिंग के बाद बनता है। तो जब 19 आप जारी नहीं कर रहे हैं तो सामने बताता है कि 56% वोट हुआ और काउंटिंग हो रहा है 62% का। वो विषय है कि अगर जो फॉर्म 19 आप जारी कर देंगे, बता देंगे कि भाई वोट पोल कितना हुआ, काउंटिंग उतनी ही होनी चाहिए। नियम ये है, कानून में लिखा ये है कि फॉर्म 19 पहले से वोट जो पोलिंग एजेंट है उसको मिलता है ईवीएम खुलने से पहले, और ईवीएम में उतना ही वोट काउंट होना चाहिए जितना फॉर्म 19 में लिखा है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इलेक्शन कमीशन फॉर्म 19 को अपलोड ही नहीं कर रहा है, वो चिंता का विषय है। हैक करना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ईवीएम को हैक कर सकता है। थैंक यू।